हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या बताया है मैनेजमेंट में, क्या क्या प्रिंसिपल्स उसने दिए हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर बहुत ही फेमस साइंटिस्ट था, साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है, बहुत ही फेमस ऑथर, जिसको किस चीज़ की डिग्री दी गई है, फादर ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो अब देखते हैं आज उसके बारे में कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट उसने दिए हैं। तो F.W. Taylor made researches in how men at work can be efficiently used, particularly at the shop floors। मतलब कि कैसे एक इंसान को हमें यूज़ करना चाहिए अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, कोई इंडस्ट्री है, तो हमें कैसे सुपरवाइज करना चाहिए, कौन सा इंसान किस तरीके से काम करेगा जिससे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। तो ये सब चीज़ें बताई थी F.W. टेलर ने। तो आगे ये बोलता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या उसने करा, उसकी जो टेक्निक्स है उसको उसको नाम दिया गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट। 1911 में वो डेवलप की गई थी। प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग एज अ आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। आप क्या चाहते हो कि एक मैन क्या काम करे, आप क्या देखना चाहते हो कि वो किस तरीके से काम करे जहाँ पे बेस्ट आउटपुट आए और सबसे सस्ते में काम भी हमारा निपट जाए। तो ये सब चीज़ें टेलर ने बताई हैं, इसीलिए उसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा गया है। उसके एम और ऑब्जेक्टिव क्या थे, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या थे कि सबसे पहले तो इनएफिशिएंसी को हटाना और एफिशिएंसी को लेकर आना, ठीक है। दूसरा था इनकन्वीनियंस द रीडर्स दैट द रेमेडी टू द इनएफिशिएंसी लाइज इन सिस्टमैटिक मैनेजमेंट। इनएफिशिएंसी कैसे हटेगी, जब आप सिस्टमैटिक मैनेजमेंट करेंगे। तो बताया उसने कि कैसे इनएफिशिएंसी को हटाना है, कि कैसे सिस्टमैटिक काम को करना है। फिर उसने बताया है कि मैनेजमेंट एक ट्रू साइंस भी है, मैनेजमेंट एक ट्रू साइंस भी है, कैसे वो उसने प्रूफ किया। उसके बाद में टू शो द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाई टू ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। दुनिया की हर एक छोटे से छोटी काम में, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उन सब में साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे अप्लाई होती है वो भी उसने समझाया। टू कन्विंस द रीडर्स दैट इफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट आर करेक्टली अप्लाइड, ढंग से अप्लाई करोगे तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। फिर आगे बोलता है क्या एलिमेंट्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। सबसे पहले प्लानिंग एंड डूइंग आर सेपरेट थिंग। प्लानिंग और डूइंग दोनों अलग अलग है। हम या प्लान मतलब सिर्फ सोचना, पूरा एक ब्लूप्रिंट बनाना कि हमें कौन सा काम कब और कितनी देर में ख़त्म करना है, या फिर हमें आगे जाके करना क्या है। और डूइंग मतलब उसको एक्चुअली करना, मतलब टू एग्जीक्यूट द प्लान इज डूइंग। टेलर ने क्या करा, ट्राई टू सेपरेट प्लानिंग एंड डूइंग एस्पेक्ट्स। पहले नहीं हुआ करते थे, टेलर ने अलग अलग किए। उसने बताया कि वर्क जो है वो सुपरवाइज कौन करेगा, गैंग बॉस। गैंग बॉस बना दिया। गैंग बॉस मतलब सुपीरियर। गैंग, पूरे गैंग का जो बॉस होगा वो सुपीरियर होता है। वो कौन, उसका काम क्या होगा, वर्क को सुपरवाइज करना। टेलर एम्फेसाइज दैट द प्लानिंग फंक्शन शुड बी लेफ्ट टू सुपरवाइजर्स। प्लानिंग का फंक्शन किस पे छोड़ दो, सुपरवाइजर पे छोड़ दो। एंड द वर्कर शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द ऑपरेशनल वर्क। और जो वर्कर है वो अपने काम पे ध्यान दे और जो मैनेजर है अपने काम पे ध्यान दे। फिर दूसरा है जॉब एनालिसिस एंड द वर्क स्टडी। अब यहाँ पे क्या बोलता है वो कि job analysis करा that he can do in a day in standardized work conditions and an atmosphere of the mutual trust and cooperation. Standard work may be determined through the proper investigation and taking an average worker into an account। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक इंसान अपने जॉब में कितना काम कर रहा है, एक दिन में उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए जो उसको कंप्लीट करना है, वो उसको पता होना चाहिए। उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो डेली का डेली काम कर रहा है, कि उसको वो एटमॉस्फेयर मिल पा रहा है कि जहाँ पर वो काम कर रहा है कि काम सही से हो। तो वो सब चीज़ें भी देखने का काम किसने किया, टेलर ने किया। और उसको टेलर कॉल्ड इट एज अ प्रॉपर डे वर्क which is determined since otherwise a worker will always do work much below his capacity। हमेशा इंसान अपनी कैपेसिटी से कम ही काम करता है, यूजुअली फुल कैपेसिटी में काम नहीं करता है। तो अगर आप फुल कैपेसिटी में इंसान को काम करवाओगे तो क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अगर आप पूरा खून चूस लोगे इंसान का तो वो क्या होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडी उसने क्या बोला, द बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क इज doing a work is one which requires at least movement, less time and less cost। ऐसा काम करो जहाँ पे कम से कम आपको फिजिकल वर्क, हिलना डुलना पड़े और कम से कम टाइम लगे और कम से कम कॉस्ट में आपको सारा काम हो जाए। फिर इट रिक्वायर्स द सिस्टमेटिक, क्रिटिकल एंड ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन।
अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव इस तरीके से सेट करने पड़ेंगे कि काम आप बेस्ट वे में करें। अब इसके लिए 4 चीज़ें करी गई, मेथड स्टडी करी गई, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी करी गई कि काम आपको ढंग से कैसे करना है। सबसे पहले मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या बताया कि आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे करोगे इन मटेरियल हैंडलिंग, कैसे आपको मशीनरी हैंडल करनी है, कैसे आपको मटेरियल को काम में लेना है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे सस्ता और आप जल्दी कर सकते हो, इंस्पेक्शन करो प्रॉपर, स्टोरेज कैसे प्रॉपर करो। तो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू द मेथड्स ऑफ डूइंग सम वर्क। तो मेथड स्टडी, मेथड्स आपके इतने इजी और कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए कि वो आपके काम को भी सिंपल बना दे और आपके मतलब आपका बेस्ट यूज़ हो, किसका, टूल्स एंड मशीनरी का भी बेस्ट यूज़ हो जाए। टाइम स्टडी, रिसोर्सेज आपके यूटिलाइज हो जाए। टाइम स्टडी देखते हैं। टाइम स्टडी मतलब कि आपको देखना है कि काम एक दिन का है तो एक दिन में हो रहा है क्या, एक वीक का, एक मंथ का, जो भी काम जितने टाइम के लिए करने के लिए दिया है वो उतने टाइम में हो रहा है या नहीं हो रहा, उस चीज़ का पूरा कैलकुलेशन रखना। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन में इसने क्या देखा कि मूवमेंट देखो, स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ द ऑपरेशन इन अ मशीन। अब कैसे मूव हो रहे हैं कि यूजलेस अगर मोशंस हो रहे हैं तो उसको हटाना ताकि जॉब परफॉर्मेंस सुधरे। एलिमिनेट करना अननेसेसरी मूवमेंट, अगर आप एक बार जा रहे हो दूसरे रूम में, फिर लेकर आ रहे हो, फिर वापस जा रहे हो, फिर लेकर आ रहे हो, जबकि आप एक साथ 4 चीज़ें एक रूम से उठा के ला सकते थे, तो आपका क्या हुआ, मेहनत बचाई अगर आप एक साथ सारा काम कर रहे हो तो मूवमेंट को सब रिड्यूस करना ताकि वर्कर थके ना, कम से कम मूव करे हो। तो उसके लिए भी बहुत स्टडी करी गई कि टाइम एंड मोशन कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे आपका एक दिन का वर्क डिसाइड किया जाए जिससे आपको ज़्यादा परेशानी भी ना हो और स्पीड भी बरकरार रहे। फिर फटीग स्टडी करी। फटीग को मतलब आप थक जाते हैं काम करते करते, कि कितना काम करवाना चाहिए एक वर्कर से, वो भी इन्होंने स्टडी करा कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए रेस्ट देना है, कितने टाइम के लिए काम करेंगे, कितनी देर बाद ब्रेक मिलेगा। इन सब का फटीग स्टडी उन्होंने करा कि इंसान कितनी देर में थकता है एक पर्टिकुलर जॉब करने में, तो उस अकॉर्डिंग उसको ब्रेक्स मिलने चाहिए। फंक्शनल फोरमैनशिप और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या है, बेसिकली सुपरविजन द सुपीरियर शुड बी इंटरेस्टेड विद द एडिशनल वर्क ऑफ प्लानिंग। यहाँ पर है फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब आपका जो काम है वो अलग है, आप जो प्लान कर रहे हैं और जो सच में काम कर रहे हैं वो कौन जज करेगा, सुपरवाइजर, कि सच में आपने कितना सोचा है और आपका काम कितना हुआ है, ठीक है। तो उसका डेविएशन कौन निकालेगा, सुपरवाइजर। तो उसका सुपरविजन करने के लिए सुपरवाइजर को क्या करना पड़ेगा, पूरा प्लान करना पड़ेगा कि उसको कैसे कैसे सुपरविजन करना है, कैसे कैसे काम को जज करना है। तो यहाँ पे बोला दिस सिस्टम रिक्वायर्स द 8 पर्सन, 4 तो चाहिए प्लानिंग के लिए और 4 चाहिए काम करने के लिए। 4 लोग चाहिए प्लानिंग के लिए, 4 लोग चाहिए काम करने के लिए, 8 लोगों की यहाँ ज़रूरत है। अब 8 लोग कौन कौन से, एक बार देखिए फटाफट। रूट क्लर्क, अब देखो 4 प्लान करने के लिए तो रूट क्लर्क क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा। तो क्लर्क का काम क्या है, इंस्ट्रक्शन का। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ये क्या करेगा, अलग अलग वर्क के लिए स्पेशल टूल लाएगा और उसको बताएगा कैसे वो टूल्स यूज होते हैं, ठीक है। ट्यून एंड कॉस्ट क्लर्क बताएगा कि किस तरीके से आप बेस्ट अपना कॉस्ट सेव करके और काम कर सकते हो और आपको कितना पे करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। डिसिप्लिनेरियन, ये डिसिप्लिन बताएगा कि क्या अलग अलग डिसिप्लिन क्या हैं, आपको कहाँ कब एब्सेंट होना है, कितनी छुट्टियाँ ले सकते हो, कितनी छुट्टियाँ अलाउड नहीं, कब नहीं ले सकते, इस करके ऐसे करके सब डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम करेगा। स्पीड बॉस आपका देखेगा कि आपकी मशीन प्रॉपर चल रही है ना, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स प्रॉपर चल रहे हैं, कि स्पीड से काम हो रहा है जितना रिक्वायर्ड है कि नहीं हो रहा। इंस्पेक्टर क्या करेगा, जो जिन लोगों ने वर्क डन बाय द वर्कर, जो वर्कर्स ने काम किया है उसको इंस्पेक्ट करेगा, मतलब कि क्वालिटी चेक करेगा। रिपेयर बॉस क्या करेगा, अगर कोई चीज़ में खराबी है मशीन में तो वो रिपेयर करवाएगा। और लास्ट इज गैंग बॉस, जो पूरी टीम का हेड है, दैट इज गैंग बॉस, जो आपको वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देगा कि उसको कौन सा काम करना है। तो ये 8 पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ
किसका स्टैंडर्डाइजेशन करना है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का, मटेरियल, कंडीशन ऑफ वर्क, स्पीड ऑफ मशीन, इन सब का स्टैंडर्डाइजेशन किया। आपको पता होना चाहिए कि कंडीशन ऑफ वर्क क्या है, आपको कहीं बहुत बुरी तरह से ट्रीट तो नहीं करा जा रहा, आपको प्रॉपर मटेरियल दिया जा रहा है या नहीं, आपकी जो स्पीड है वो सही है कि नहीं है, आपकी स्पीड कम है तो किस वजह से कम है, वो सब चीज़ें स्टैंडर्डाइजेशन में स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि इतना काम इतने टाइम में इतना लोगों के लिए इतना मटेरियल मंगाना है, इतने इक्विपमेंट यूज होंगे, तो हम सब स्टैंडर्ड सेट करने का काम कर रहे हैं। किस किस का करेंगे, पहला टूल एंड इक्विपमेंट का। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कितने टूल चाहिए और कितने इक्विपमेंट चाहिए जिससे हमारा काम पूरा हो जाए, दैट विल बेस्ट सर्व आवर इंटरेस्ट। फिर देखेंगे स्पीड की ऑप्टिमम स्पीड एक मशीन की कितनी होनी चाहिए अगर हमें उस डैमेज से बचाना है। तो आप अगर गाड़ी 200 की स्पीड पे चलाएंगे तो ऑब्वियसली डैमेज होने के चांस है, एक्सीडेंट होने के। तो स्पीड मतलब कि ये चेक रखना कि आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि बहुत ख़राब हो, या इतनी कम तो नहीं है कि बहुत स्लो हो, आपकी स्पीड मेंटेन एवरेज होनी चाहिए। कंडीशंस ऑफ द वर्क कैसे हैं, आपको ढंग से स्पेस दी जा रही है कि आपको वेंटिलेटेड जगह पे बैठाया जा रहा है क्या, ठंडी और गर्मी से आपको परेशानी तो नहीं हो रही, आपकी सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है क्या, ये सब चीज़ें जो होती है वर्किंग कंडीशंस आपको प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही। फिर है मटीरियल। मटीरियल किस ऊपर डिपेंड करेगा, क्वालिटी ऑफ मटीरियल की क्वालिटी मिल रही है नहीं, सब टेलर ने दिया है। फिफ्थ उसने बताया कि साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। आप अपने वर्कर्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे, बिल्कुल अच्छे प्रोसीजर से, आप प्रॉपर मेथड एंड प्रोसीजर फॉलो करेंगे सिलेक्शन के लिए। आप फोरमैन, सुपरवाइजर और कॉन्ट्रैक्टर की मदद से आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करके वर्कर्स को सेलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से वर्कर्स आपको चाहिए, उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी हेल्थ कंडीशन देखेंगे, उनके वर्क एक्सपीरियंस, एप्टीट्यूड, फिजिकल स्ट्रेंथ, और इन सबको देख के और फिर दिमाग से मेरिट रेटिंग करके और एकदम ओपन माइंडेड होकर आप चूज करेंगे जो बेस्ट सूट करेगा आपके रिक्वायरमेंट्स को। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, अब पैसे देने की बारी आई। अगर वर्कर को नहीं दोगे तो वो खुश नहीं रहेगा, तो आप टाइम टू टाइम पैसे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, और जितना काम है उससे कम पैसे मिल रहे हैं या बराबर मिल रहे हैं, उनको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं कि एक्स्ट्रा काम के, और आप रेट करोगे, मतलब आप एम्प्लॉयज़ को देखोगे कि कौन मैक्सिमम काम कर रहा है, कौन किस इंसान के मैक्सिमम एफर्ट लगे हैं, तो उसको अलग से इंसेंटिव देना अच्छे काम के लिए अप्रिसिएशन में। तो ये सब चीज़ें आप इंसेंटिव कैसे देखोगे, मैक्सिमम काम कैसे करा है, कि टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी करोगे, किसने कम टाइम में सबसे कम मेहनत की और सबसे अच्छा काम करा है, मतलब बिना चिक चिक करे। तो ये सब टेलर ने सजेस्ट किया है। टेलर ने एक और चीज़ सजेस्ट की, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, जिसके अंदर ये है कि आपकी दो वेज रेट होगी, एक तो होगी लोअर और एक होगी हायर, जैसे होगी 60:40, तो एक हायर होगी 60 और एक होगी 40। तो जिन लोगों ने स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम किया है उनको 60 मिलेगा, जिन्होंने स्टैंडर्ड से कम काम किया है वो उनको 40, या फिर 100:120। मतलब अगर किसी को 100 रुपये मिल रहे हैं और किसी ने एक्स्ट्रा काम किया तो उसको 120 रुपये मिलेंगे। तो दो रेट आपकी होनी चाहिए कंपनी में, जो अच्छा काम करेगा उनको एक्स्ट्रा पेमेंट प्लस 20 रुपीज़ मिला के फिर दोगे आप। इकोनॉमी में क्या है ये, वाइल अप्लाइंग साइंटिफिक मैनेजमेंट टू द इकोनॉमी एंड प्रॉफिट, आपको देखना है कि इकोनॉमी का प्रॉफिट हो रहा है कि इकोनॉमी का भला हो रहा है या नहीं, जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारी टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं उसमें समाज का भला है कि नहीं, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस का इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, नेशनल ग्रोथ, इनकम, इन सब चीज़ों पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, अब हमारी जो टेक्निक है वो इको फ्रेंडली है कि नहीं है, लोगों को इजीली समझ में आने वाली है या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये सब चीज़ें इकोनॉमिक वैल्यूज़ वाली सब चीज़ों को कंसिडर करना। स्पेशलाइजेशन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, अब किसमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपका स्टाफ, आपके फोरमैन्स, आपके क्लर्क्स, आपके बॉसेस, वो सब इतने एफिशिएंट होने चाहिए, इतने स्पेशलाइज होने चाहिए, मतलब हाई रेटिंग वाले, जिनसे क्या हो, एफिशिएंसी रेज हो, ताकि आपकी पूरा ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी रेज हो। तो आपके जितने भी लोग हैं उन सबको स्पेशलाइज्ड होना चाहिए अपने अपने काम के अंदर। आगे इसने क्या बताया है, टेलर सजेस्टेड 8 फंक्शनल फोरमैन अंडर द स्कीम ऑफ द फंक्शनल फोरमैनशिप। अब फंक्शनल फोरमैनशिप में
फंक्शनल, पहले तो देखिए फंक्शनल फोरमैन होते कौन है। फंक्शनल फोरमैन वो होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, हु जॉइन देयर हेड्स टू गिव द थॉट टू द प्लानिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेशन इन द वर्कशॉप। देखिए फंक्शनल फोरमैन ये होते हैं जो अपना सर उठा के आगे आके बोलते हैं कि नहीं ये काम होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे वर्कशॉप लगाइए, ऐसे काम करिए, तो वो फोरमैन्स होते हैं। तो टेलर ने 8 तरह के फोरमैन सजेस्ट किए। रूट क्लर्क कौन होगा, जो इंस्ट्रक्ट करेगा वर्कर को। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये अभी मैंने पढ़ाया आपको पूरा, क्योंकि द टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क अभी पढ़ाया है ऊपर। शॉप डिसिप्लिनेरियन ये अलग है। शॉप डिसिप्लिनेरियन मतलब कि एब्सेंटिज्म, देखिए प्रेजेंट है एब्सेंट है वो देखेगा। गैंग बॉस पूरे ग्रुप का मालिक होता है। स्पीड बॉस स्पीड चेक करेगा। रिपेयर बॉस मशीन रिपेयर करेगा। इंस्पेक्टर जो होगा वो काम देखेगा। ये सब मैंने अभी ऊपर पढ़ा दिए, रिपीट हुए हैं। एम्फेसिस ऑन रैशनल थिंकिंग, अब रैशनल थिंकिंग पे कैसे जोर डालेंगे आप। एम्फेसिस मतलब जोर डालेंगे कि रैशनल थिंकिंग, आप बराबर तरीके से सोचोगे, किसी की तरफ बायस नहीं होगे। किसी भी चीज़ के ऊपर आपने नई टेक्नोलॉजी देखी और आपने नहीं तो बहुत अच्छी और आपने लगा दी और उससे नुकसान हो गया, मतलब ओल्ड वाली ज़्यादा अच्छा काम कर रही थी नई वाली से, तो आप रैशनल होके सोचेंगे कि किस चीज़ में हमारा फ़ायदा है, किस चीज़ में नुकसान है, कौन सी चीज़ हमारे फेवर में जा रही है जिससे हमें प्रोग्रेस मिले। तो आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सोनल एंड पर्सोनल डेवलपमेंट, अब क्या है ये इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सोनल, इसमें है कि he was in a favor of progressive personal policies for creation of efficient and satisfied labor force। अब पर्सनल डेवलपमेंट मतलब लोगों का डेवलपमेंट, लोगों को ट्रेन करो, लोगों को डेवलप करो, उनको मोटिवेट करो ताकि वो काम अच्छा करें। और अगर उनको कहीं दिक्कतें आ रही तो उनके थॉट्स को क्लियर करने की कोशिश करो, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ताकि आपका सामने वाला बंदा क्या हो, समझ पाए कि टेक्निक्स को अप्लाई कैसे करना है, टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करना है, और पर्सनल डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो ताकि वो काम भी अच्छे से करे। मेंटल रिवॉल्यूशन क्या है, सब देखिए मेंटल रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। मेंटल रिवॉल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट एज टू देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स द वर्क, उनकी क्या ड्यूटीज है काम के प्रति, टुवर्ड्स द फेलो वर्कर्स लोगों के प्रति, टुवर्ड्स ऑल द डेली प्रॉब्लम्स, और रोज की प्रॉब्लम्स के प्रति एक इंसान की क्या ड्यूटी होती है, एक वर्कर की ऑर्गेनाइजेशन में क्या ड्यूटी होती है, वो क्या माइंडसेट लेके बैठ रहा है, वो सब कौन बताएगा, टेलर ने बताया है कि डिमांड द रियलाइजेशन ऑफ द फैक्ट्स दैट देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट इज नॉट एंटागोनिस्टिक एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी इज पॉसिबल ओनली थ्रू द म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। आप सबके साथ मिलजुल के रहिए तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो फिर आगे बोल रहा है कि जो मेंटल एटीट्यूड है वो आपके दोनों तरफ का होता है। अगर दो जने आपस में बैठे हैं तो दोनों का मेंटल एटीट्यूड कितना है, दोनों का अटेंशन टुवर्ड्स द वर्क कितना है, और इसमें ये चीज़ें और बता रखी हैं कि कैसे आप अपने काम को डिवाइड करोगे कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। आप मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब कि आप अपनी सोच किस तरीके से बढ़ाएंगे, आप अगर दो जनों में कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे, कैसे आपको म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल हेल्पफुलनेस, फ्रेंडली रिलेशंस आप कैसे मेंटेन करेंगे, ये सब चीज़ इस पैराग्राफ में बताई गई है कि एक वर्कर को अपने काम के अंदर सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, तो आपको म्यूचुअल मोटिवेशन होना चाहिए कि आपकी मतलब माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि आप इजीली वो ना हो जाए, जल्दी आप चढ़ ना जाए। तो पीस फॉर द वॉर, सब्सटीट्यूशन ऑफ पीस फॉर द वॉर, द सब्सटीट्यूशन ऑफ हार्टी ब्रदरली कॉर्पोरेशन, मतलब कि शांति कैसे बनाई रखे, भाईचारा कैसे निभाया जाए, और दोनों तरफ से आप एक दूसरे के प्रति कितने वॉचफुलनेस है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कितना है, आप दुश्मन तो नहीं है, आप फ्रेंडली तो है ना, ये सब चीज़ मेंटल रिवॉल्यूशन में। फंक्शनल फोरमैनशिप में अभी मैंने बताया था, फंक्शनल फोरमैन कौन होता है, जो क्या करता है, जो कंट्रोल करता है। कंट्रोल किस पे करेगा, सिस्टमैटिक सोल्डरिंग, सिस्टमैटिक मतलब एक वर्कर पे कंट्रोल करेगा कि वो सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहा है या नहीं। वर्कर के ऊपर वॉच रखेगा कौन, फंक्शनल फोरमैन। मतलब जैसे कि गैंग बॉस हो गया, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, ये लोग सारे सुपरवाइजर्स हैं। सुपरवाइजर्स कौन होते हैं, फंक्शनल फोरमैन्स होते हैं। अब आगे बोल रहा है ये कि टाइम और कॉस्ट क्लर्क जो होता है
द इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क एंड ऑर्डर वर्क क्लर्क, ये बहुत सारे नाम दे दिए इसने, ये सब भी इसी में आते हैं। अंडर द डिवाइडेड और फंक्शनल फोरमैनशिप ईच वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर डायरेक्टली फ्रॉम द 8। अब इन 8 में से कोई से भी किसी से भी आप ऑर्डर रिसीव कर सकते हो और आपको मानने पड़ेंगे क्योंकि सब आपके सुपरवाइजर हैं। फॉलोअर्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, अब कौन कौन फॉलो करता है इस साइंटिफिक मैनेजमेंट को? देखो 4 नाम दिए हैं, जॉर्ज बर्थ, हेनरी गॉड, फ्रैंक एंड, ये पूरा एक ही है, फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट, ये पूरा एक ही है, एंड एडवर्ड पेलेंस। अब ये 4 लोग हैं जो जिन्होंने फॉलो करा टेलर को। सबसे पहले जॉर्ज बर्थ। जॉर्ज बर्थ कौन था? टेलर के साथ काम करता था और वो मैथमेटिकल टेक्निक्स और फार्मूलाज के ऊपर काम करता था, जॉर्ज बर्थ। हेनरी गॉड कौन था? जिसने प्लानिंग करने में काम मदद करी, मैनेजमेंट कंट्रोल करने में मदद करवाई, वो चार्ट बनाना डिफरेंट डिफरेंट, और जैसे ये पर्ट सीपीएम इकोनॉमिक ये टेक्निक्स यूज करने में हेनरी गॉड ने हेल्प करी। ठीक है। फ्रैंक एंड लिलियन गिल्बर्ट ने क्या करा? बताया कि एक काम को करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क इन रियलिटीज, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, उन सब के बारे में बताया। तो टेलर ने जो भी उसने बताया उसमें थोड़े से और इम्प्रूवमेंट करके टेलर ने अपने लॉज बना दिए, अपने प्रिंसिपल्स बना दिए कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो एफिशिएंसी, कैसे आप काम कर सकते हो। Therefore, he is also regarded as a father of industrial engineering rather than father of scientific management. किसके लिए बोला है? टेलर के लिए। फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी इसका नाम है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी टेलर का नाम है। लेनिन ने एक बहुत बड़ा काम किया कैपिटलिज्म में रिवॉल्यूशन लाने में और बेनिफिट देने में। क्यों? और लेनिन कहाँ का था? प्रावेडा का था। ही रोट इन प्रावेडा, इट इज अ लैंग्वेज बेसिकली। उसने इस लैंग्वेज में पूरा लिखा था, फिर उसने टेलर ने कन्वर्जन करवाया। कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर, अब कंट्रीब्यूशन टेलर के क्या क्या रहे हैं? ही वॉज द फर्स्ट टू अप्लाई द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ऑब्वियसली उसने ही बनाए हैं, उसने ही अप्लाई करे। फर्स्ट टू स्टेट दैट, वो पहला इंसान था जिसने बताया कि वर्कर्स को क्या ज़रूरत होती है, वर्कर्स को कैसे हम अच्छे से ट्रीट करें, कैसे जॉब परफॉर्म कराएं, उनका मेंटल रिवॉल्यूशन कैसे सही हो, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन कैसे मेंटेन होते हैं, सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए जाते हैं, और नीड टू सेपरेट द प्लानिंग ऑफ वर्क फ्रॉम इट्स एग्जीक्यूशन, कैसे आप प्लान करोगे और कैसे एग्जीक्यूट करोगे। प्लान एंड डूइंग, प्लानिंग और डूइंग को सेपरेट करा था किसने? टेलर ने किया था। एंड ही वाज द फर्स्ट टू इनोवेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूज ऑफ फंक्शनल फोरमैन। सुपरवाइजर्स का भी कॉन्सेप्ट सबसे पहले कौन लेकर आया? टेलर लेकर आया। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेलर का, और ये बहुत मोस्ट कमिंग क्वेश्चन है एग्जाम में। एक तो टेलर और एक फ्यूल, इन दोनों में से एक तो आता ही है पेपर में। तो आई होप आप ये ढंग से पढ़ाई करेंगे और शुरू से एंड तक इस वीडियो को 2-3 बार और देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये इसके नोट्स बनाइए, इसको याद कीजिए कौन सी टर्म का मतलब क्या है और क्या इसमें कंटेंट आने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच।